सर 62.87 हो। 62.87 ऑप्शन सी आ रहा है। ठीक है, देखते हैं। और किसी का कुछ आ रहा है क्या? सर ऑप्शन डी सर 65.71। ऑप्शन डी भी आ रहा है। ऑप्शन डी 65.71% है। और किसी का कुछ आ रहा है? 65% किसका आ रहा है? 65.71%। मेरा आ रहा सर। ओह। और किसी का कुछ आ रहा है क्या? ठीक है, चेक करते हैं। 65.71%। ठीक, चेक करते हैं। A given cohesionless soil has E maximum is equal to, E max दे रखा है हमको, E max is equal to 0.85 and E mean दे रखा है हमको 0.5। In the field the soil is compacted to a mass density of, ये क्या दे रखा है हमको? Compacted to a mass density of 1800 kg per meter cube। 1800 kg per meter cube क्या है? डेंसिटी है सर फील्ड का। कौन सा डेंसिटी? ड्राई डेंसिटी, बल्क डेंसिटी, सैचुरेटेड डेंसिटी, क्या है? बल्क है सर। बल्क डेंसिटी। बल्क है सर। बल्क डेंसिटी इज इक्वल टू 1800 kg पर मीटर क्यूब। हम लोग यूनिट वेट का जो भी फार्मूला पढ़े हैं, दो फार्मूला पढ़े हैं, एक तो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में, एक ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो इसको हम लोग ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक में कन्वर्ट कर लेंगे। तो गामा बल्क, इसको गामा बल्क कन्वर्ट करेंगे। गामा बल्क इज इक्वल टू 1800 केजी को क्या लिख सकते हैं? 1 केजी इज इक्वल टू कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम सर। 1000 ग्राम। इसको लिखेंगे 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय मीटर क्यूबिक। 1 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर होल क्यूबिक। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ रहा है? 1800 इंटू 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 10⁶ सेंटीमीटर क्यूबिक। इसको लिख सकते हैं 1800 इंटू 1000, 1000 इंटू 1000, 1000 1000 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। मीन्स बल्क यूनिट वेट हमारा निकल गया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक में 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। यहाँ तक किसी कोई डाउट? नो सर। ओके। उसके बाद हमको दे रखा है, तो वाटर कंटेंट 8%, वाटर कंटेंट हमको दे रखा है 8%। वाटर कंटेंट इन परसेंटेज इक्वल टू 8%। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.08। और हमको क्या दे रखा है? डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखा है 1000 kg पर मीटर क्यूबिक। इसको हम लोग ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक कन्वर्ट करेंगे थे,
यूनिट वेट ऑफ वाटर हो जाएगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। और क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है, जी इजकल टू 2.7, जी इजकल टू 2.7। हम लोग ड्राई यूनिट वेट का एक फार्मूला पढ़े थे, ड्राई यूनिट वेट इजकल टू bulk unit weight divided by 1 plus water content. Here water content is in fraction. एक और फॉर्मूला था G इंटू गामा W डिवाइडेड बाई 1 प्लस E। हम लोग इसका इस इक्वेशन का यूज करेंगे। गामा बल्क डिवाइडेड बाय 1 प्लस W इज इक्वल टू G इंटू गामा W डिवाइडेड बाय 1 प्लस E। गामा बल्क हम लोग कैलकुलेट किए, गामा बल्क इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये है 1.8 डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट इन फ्रैक्शन 0.08 इज इक्वल टू जी कितना दे रखा है 2.7 इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, दिस इक्वल टू 1 डिवाइडेड 1 प्लस ई। सो 1 प्लस ई इज इक्वल टू हो जाएगा 2.7 इंटू 1 मीन्स 2.7 इंटू 1.08 डिवाइडेड बाय 1.8। इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है, सर ई का वैल्यू तो सर 0.62 आया था। 1.62 minus 1.62 रुको देखते हैं 2.7 सर यहीं पे डिफरेंस आ रहा है सर, 0.6296 आ रहा है मेरा, तो हम यहाँ 0.63 ले लिए हैं और उन लोग 0.6 लिए हैं, 62 लिए हैं, इसलिए थोड़ा डिफरेंस आ जा रहा है। ये आ रहा है 1.62। यहाँ से वॉइड रेशियो इज इक्वल टू हो जाएगा 0.62। किसी कोई डाउट यहाँ तक? सर यहाँ 0.6296 आ रहा है, तो हम 0.63 ले लिए हैं सर। 0.629 तो नहीं आ रहा है, इसको सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है। तो सर हम परफेक्ट 1.62 आ रहा है। एग्जैक्ट 1.62 आ रहा है। सर हम वॉल्यूम यस निकाल सर, के बनाए एग्जैक्ट थे। 0.62 आ रहा। एग्जैक्ट 0.62 आ रहा है, ठीक है, उसको बाद में सर देखते हम हैं। वॉल्यूम निकाल के बनाए थे सर, उससे 0.66 करके आ रहा था, तो उसको 0.667 ले लिए थे। ठीक है, उसको बाद में देखते हैं हम, पहले इसको देख लेते हैं। रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा परसेंटेज ई मैक्सिमम, ई मैक्स माइनस ई डिवाइडेड बाय ई मैक्स माइनस ई मीन इंटू 100। ई मैक्स कितना दे रखा है, ई मैक्स 0.85 0.85 0.85 माइनस वॉइड रेशियो ई निकाले हैं 0.62 डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वॉइड रेशियो 0.85, मिनिमम वॉइड रेशियो कितना है ई मीन 0.5 0.5 सर। 0.5 इंटू 100, ये सॉल्व करके कितना आ रहा है 65.71% सर। 65.71%। कोई दूसरे मेथड सॉल्व किया हो तो बताओ हमको, क्या किया हो? सर वॉल्यूम निकाले हैं सर। एक एक करके बोलो। हाँ, तुम क्या किए, जो तुम हमको डेंसिटी ऑफ बल्क डेंसिटी दे रखा है, कहाँ Yes, sir. गया, हमको बल्क डेंसिटी दे रखा है, तो तुम क्या किए, जो मास ऑफ सॉइल जिसे डिवाइडेड मास ऑफ सॉइल डिवाइडेड वॉल्यूम सॉइल, तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या किया,
डेंसिटी को डिवाइड किया स्पेसिफिक ग्रेविटी से सर। रुको, एक होता है जी इक्वल टू होता है डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। सर वॉल्यूम इक्वल टू डायरेक्ट निकाले सर 1800 बाई जी कर दिए सर 2.7। यहाँ से तो वॉल्यूम निकाल लिया। यस सर। उसके बाद सर वाटर का वॉल्यूम निकाल दिए सर। वाटर का वॉल्यूम जितना उसका अथी डेंसिटी होता है उतना ही होता है सर। हाँ हाँ, तो वहां से वाटर का वॉल्यूम निकल गया सर, और फिर माइनस कर दिए सर डेंसिटी, मास डेंसिटी से माइनस कर दिए सर वाटर कंटेंट और सॉरी सर वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो ये एयर का आ गया सर। ओके। उसके बाद सर वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड होता है सर। हाँ हाँ, वॉल्यूम ऑफ वॉइड निकाले सर। वॉल्यूम ऑफ वॉइड निकालने के बाद सर वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू वॉइड रेशियो होता है सर। हाँ तो वहां से वॉइड रेशियो निकाले सर। इसके बाद वॉइड रेशियो जब आ गया सर तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला अप्लाई किए, ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मीन ठीक है, into उससे भी 100। उससे भी कर सकते हैं। ओके सर। इस क्वेश्चन में किसी कोई डाउट है? नो सर। ओके, देखो रिलेटिव कंपैक्शन आरसी, इसको आरसी परसेंटेज से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? इट इज यूज टू रिप्रेजेंट रिलेटिव कंपैक्टनेस ऑफ कोहेशनलेस एंड कोहेसिव सॉइल बोथ। ये भी रिलेटिव कंपैक्टनेस ही डिनोट करता है, लेकिन किस सॉइल के लिए यूज किया जाता है? कोहेशनलेस सॉइल एंड कोहेसिव सॉइल बोथ। पहले वाला सॉइल किसके लिए था? पहले वाला जो रिलेटिव कंपैक्शन था, मतलब रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी डेक्स और डिग्री ऑफ डेंसिटी, वो किसके लिए था? कोहेसिवलेस सर, कोहेजनलेस सर, कोहेशनलेस सॉइल के लिए। रिलेटिव कंपैक्शन किसके लिए है? कोहेजनलेस कोहेसिव सॉइल के लिए सर। कोहेसिव सॉइल। कोहेसिव एंड कोहेशनलेस सॉइल दोनों के लिए। तो रिलेटिव कंपैक्शन आरसी परसेंटेज इक्वल टू होता है गामा डी और गामा ड्राई डिवाइडेड बाय गामा ड्राई मैक्सिमम इनटू 100। गामा डी क्या है? गामा ड्राई ड्राई यूनिट वेट सर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ड्राई यूनिट वेट को गामा डी भी लिखते हैं, गामा डी डिवाइड बाय गामा डी मैक्सिमम इनटू 100। देखो गामा डी मैक्सिमम कब होगा? गामा डी इक्वल टू क्या होता है? एक पहला जो फार्मूला पढ़े थे, वेट ऑफ ड्राई सॉइल। वेट ऑफ ड्राई सॉइल मीन्स वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल। वॉल्यूम देखो, वेट ऑफ सॉलिड हमेशा फिक्स होता है, वेट ऑफ सॉलिड कांस्टेंट होता है, ये चेंज नहीं करता है। वॉल्यूम ऑफ सॉइल क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉइल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर भी कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी कांस्टेंट रहेगा, चेंज क्या करेगा? वॉल्यूम ऑफ एयर। तो जब वॉल्यूम ऑफ एयर मैक्सिमम होगा तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल भी मैक्सिमम होगा। जब वॉल्यूम ऑफ सॉइल मैक्सिमम होगा तो गामा डी क्या होगा? मिनिमम होगा। मीन्स जब वॉल्यूम ऑफ एयर मैक्सिमम होगा तो गामा डी मिनिमम होगा। तो गामा डी मैक्सिमम कब होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉइल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। जब वॉल्यूम ऑफ एयर मिनिमम होगा तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल भी मिनिमम होगा। जब वॉल्यूम ऑफ सॉइल मिनिमम होगा तो गामा डी मैक्सिमम होगा। गामा डी मैक्सिमम कब होगा? जब वॉल्यूम ऑफ एयर किसी भी सॉइल में मिनिमम होगा। समझ में आ गया? किसी कोई डाउट है? गामा डी जो है एक बार नेचुरल, फिर देखो एक बार फिर से बताइएगा सर। एक बार रिपीट कर दीजिए सर। हाँ रिपीट कर दे रहे हैं। रिलेटिव कंपैक्शन होता है गामा डी डिवाइड बाय गामा डी मैक्सिमम इनटू 100। गामा डी मीन्स ड्राई डेंसिटी ऑफ नेचुरल सॉइल, जो फील्ड में जो भी सॉइल प्रेजेंट है उसका ड्राई डेंसिटी, मतलब ड्राई यूनिट वेट।
गामा डी मैक्सिमम है, उस सॉइल का मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट कितना पॉसिबल हो सकता है। सॉइल को कंपैक्ट करने के बाद, मतलब उसको डेंस करने के बाद उसका मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट कितना पॉसिबल है। गामा डी है ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल इन फील्ड, मीन्स नेचुरल स्टेट में उसका कितना है ड्राई यूनिट वेट। तो गामा डी मैक्सिमम कब होगा, तो गामा डी इक्वल टू होता है वेट ऑफ सॉलिड, जो पहला फार्मूला था, वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सॉइल। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। हम लोग अभी तक जो पढ़े हैं उसमें वेट ऑफ सॉलिड भी कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी कांस्टेंट रहेगा एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर भी कांस्टेंट रहेगा। चेंज क्या करेगा, वॉल्यूम ऑफ एयर। वॉल्यूम ऑफ एयर चेंज करेगा, तो वॉल्यूम ऑफ एयर जब मिनिमम होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर कैसे निकलेगा, उसको कंपैक्शन हैमर के द्वारा, वाइब्रेशन के द्वारा हम लोग कंपैक्शन चैप्टर पढ़ेंगे, एयर को रिमूव कैसे करते हैं। अभी हम लोग ये जानेंगे एयर मतलब रिमूव हो रहा है, सॉइल से एयर रिमूव मतलब जितना मैक्सिमम हो सके उसको रिमूव कर दिए, तो उस समय क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉइल मिनिमम होगा। इसमें किसी कोई डाउट? नो सर। सर वॉल्यूम ऑफ वाटर कांस्टेंट कैसे होगा? ये कोई भी सॉइल है, सर ये सॉइल है, इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, ये नेचुरल स्टेट में, इसको क्या करोगे, तुम इसको प्रेशर डालोगे या मतलब कुछ भी हैमर करके इसको, हैमर से इसको मतलब वॉल्यूम इसका कम कर देगा। तो जब इसको मतलब हैमर से या किसी भी मतलब ऑब्जेक्ट से इस पर जब हैमर करोगे या मतलब इसको जब डेंस करोगे तो इसमें वाटर चेंज होगा क्या, वाटर चेंज होगा क्या? सर जब कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम दे रखा है तो उसमें से ये दोनों ही वेरी कर सकता है ना सर, या तो वाटर की जगह पे एयर आ सकता है या एयर की जगह पे वाटर आ सकता है, तो दोनों में से कोई भी कांस्टेंट नहीं होगा सर ना। नहीं, देखो जब सॉइल होता है, ये सॉइल, सॉइल का फेज डायग्राम रहा, ये सॉलिड रहा, ये वाटर रहा और ये एयर है। तो इस पे हम लोग क्या करते हैं, इस पे हम लोग प्रेशर या जो भी मतलब इसको, इस पे हम लोग हैमर से जब इस पर हैमर डालते हैं, मतलब इसको कंपैक्ट करते हैं, तो क्या होता है, एयर रिमूव होता है इससे। वॉल्यूम ऑफ सॉइल कांस्टेंट कहाँ है, ये एक्चुअली ये फील्ड में एक सॉइल है। तो सबसे जैसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जिसपे घर घर बनाने से पहले उसको क्या करते हैं, सॉइल को कंपैक्ट करते हैं। तो इसको सॉइल को कंपैक्ट करोगे तो क्या होगा, एयर रिमूव होगा क्या, एयर रिमूव होगा ना यहाँ से। ओके सर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से जब वॉल्यूम मिनिमम होगा तो गामा डी मैक्सिमम होगा उस समय, मीन्स जब एयर को जितना पॉसिबल हो सके उसको रिमूव करना, रिमूव कर दो, उसके बाद जो सर मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर भी चेंज नहीं होगा सर? देखो अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे हैं वॉल्यूम वाटर चेंज नहीं होगा, बाद में हम लोग आगे पढ़ेंगे जब चेंज होगा। अभी सबको मिक्स करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, समझ रहे हो। वॉल्यूम ऑफ वाटर चेंज होगा, कंसोलिडेशन में पढ़ेंगे उसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर भी चेंज होगा, कंपैक्शन में पढ़ेंगे उसमें सिर्फ वॉल्यूम ऑफ एयर चेंज होगा। तो ओके सर। उसको आगे पढ़ेंगे, अभी सबको एक साथ मिक्स करोगे तो सब कंफ्यूज कर जाओगे। अभी हम लोग इतना ही समझ रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर सिर्फ चेंज हो रहा है, मतलब सॉइल सेम है और उस पर मतलब कंसोलिडेशन नहीं हो रहा है, कंसोलिडेशन में वाटर रिमूव होता है। तो जब वॉल्यूम ऑफ एयर मिनिमम होगा तो गामा डी मैक्सिमम होगा। तो ये गामा डी मैक्सिमम वही है जब वॉल्यूम ऑफ एयर मिनिमम है। रिलेटिव कॉम्पैक्शन में किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, देखो थ्योरेटिकल मैक्सिमम वॉइड रेशियो जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ई मैक्स से, ये क्या होता है, फॉर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड कोर्स ग्रेन सॉइल। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड में जितना भी पार्टिकल रहेगा सब सेम साइज का रहेगा, ऐसा नहीं है किसी किसी पार्टिकल साइज 5 सेंटीमीटर है, किसी का 10 सेंटीमीटर, ऐसा नहीं होगा। जब पार्टिकल का साइज मीन्स डायमीटर सबका सेम ही रहेगा, मीन्स यूनिफॉर्मली ग्रेडेड मीन्स जो भी पार्टिकल होगा सबका साइज सेम होगा। कोर्स ग्रेन सॉइल, कोर्स ग्रेन सॉइल हम लोग देख लिए हैं क्या होता है, जिसका भी डायमीटर ग्रेटर देन 75 माइक्रोन हो वो कोर्स ग्रेन सॉइल होता है। कोर्स ग्रेन सॉइल को हम लोग कोहेशन लेस सॉइल भी बोलते हैं, ये कोहेशन लेस सॉइल होगा, कोहेशन लेस सॉइल। हैविंग स्फेरिकल ग्रेन्स, पार्टिकल का ग्रेन कैसा होगा, पार्टिकल स्फेरिकल होगा। द मैक्सिमम पॉसिबल वॉइड रेशियो विल बी 0.91। इस केस में जो मैक्सिमम पॉसिबल वॉइड रेशियो होगा 0.91। क्या क्या कंडीशन है, सॉइल यूनिफॉर्मली ग्रेडेड होगा, मतलब जो भी पार्टिकल होगा सब सेम साइज का होगा। कोर्स ग्रेन,
और कोहेशनलेस सॉइल मीन्स जिसका डायमीटर ग्रेटर देन 75 माइक्रोन होगा, हैविंग स्फेरिकल ग्रेन्स, पार्टिकल का ग्रेन कैसा होगा, स्फेरिकल सब होगा, द मैक्सिमम पॉसिबल वॉइड रेशियो, इस केस में जो मैक्सिमम पॉसिबल वॉइड रेशियो होगा वो 0.91 होगा। किसी कोई डाउट इसमें? नो सर। Okay. This state can be achieved when particles are arranged in rectangular array or cubical array or simple packing. तीनों का एक ही मतलब होता है। ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर एरे, और क्यूबिकल एरे, और सिंपल पैकिंग। देखो जो जो कंडीशन था हम लोग, पहला कंडीशन था यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, मींस जो भी पार्टिकल है सबका साइज सेम है क्या इस फिगर में? यस सर। सबका सेम है। और ये क्या हो, कोर्स ग्रेन सॉइल मींस पार्टिकल का जो डायमीटर होगा ग्रेटर देन 75 माइक्रोन होना चाहिए, तभी कोर्स ग्रेन सॉइल होगा। एंड क्या है, स्फेरिकल ग्रेन, ये सभी पार्टिकल स्फेरिकल है। तो इस कंडीशन में ये जो स्ट्रक्चर कब हो, ये स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर एरे और क्यूबिकल एरे और सिंपल पैकिंग होगा। तो इस केस में जो वॉइड होगा, वॉइड रेशियो इज इक्वल टू 0.91 होगा, मीन्स मैक्सिमम वॉइड रेशियो होगा। इस तरह से जब पार्टिकल का अरेंजमेंट होगा उस केस में मैक्सिमम वॉइड रेशियो होगा और इक्वल टू हो जाएगा 0.91। यहाँ तक किसी कोई डाउट? नो सर। देखो नो सर। इस सॉइल में मतलब 3x3 का पार्टिकल है, रो में भी 3 है, कॉलम में भी 3 है। तो हम लोग इसमें 3 लेयर है, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर, जिसमें एक लेयर में 9 पार्टिकल है, इसके अंदर भी 9 पार्टिकल होगा, इसके अंदर भी 9 पार्टिकल होगा, समझ रहे हो? हेलो। यस सर। इसमें से हम लोग एक लेयर को ले रहे हैं, ये 3x3 है, लेकिन कोई जरूरी नहीं 3x3 होगा, वो 4x4 5x5 भी हो सकता है। इसमें से हम लोग एक लेयर को लिए हैं, एक लेयर में जब लोगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। जब ये 3x3 का पार्टिकल है, हम लोग 4x4 का दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये मतलब कुछ भी हो सकता है, 3x3 यहाँ भी हो सकता है, 4x4 भी हो सकता है। तो उसमें हम लोग क्या करें, इसमें से एक लेयर को लिए और उसमें इनर पार्टिकल को देख रहे हैं, इनर पार्टिकल जो अंदर में है, इनर पार्टिकल के सेंटर टू सेंटर, इसमें सेंटर टू सेंटर हम लोग लाइन को ज्वाइन किए हैं, तो ये एक बनेगा स्क्वायर। यहां तक किसी कोई डाउट? नो सर। और ये जो एंगल होगा, रुको, ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, कोई भी एंगल ले लो वो 90 डिग्री एंगल होगा, ये 90 डिग्री एंगल होगा। किसी कोई डाउट यहां तक? नो सर। ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे थ्योरेटिकल मिनिमम वॉइड रेशियो, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ई मिनिमम से, ई मीन। हाँ एक चीज यहाँ पे और देखो, एक पार्टिकल जो है मैक्सिमम कितना पार्टिकल से कांटेक्ट में है? फोर पार्टिकल से। इस लेयर में देखो तो एक मैक्सिमम पार्टिकल 4 है सर। 1 2 3 4, इसमें 4 पार्टिकल, एक लेयर में 4 पार्टिकल से कांटेक्ट है, 4 पार्टिकल से। लेकिन इसको जब पूरा स्ट्रक्चर में देखोगे तो ये 6 पार्टिकल से कांटेक्ट है, क्योंकि इस लेयर के आगे भी एक लेयर होगा, इस लेयर के पीछे भी एक Yes, लेयर sir. होगा, तो ये 6 पार्टिकल से कांटेक्ट में है, टोटल 6 पार्टिकल कांटेक्ट में है। लेकिन एक लेयर को पकड़ोगे तो उसमें 4 पार्टिकल कांटेक्ट में है। किसी कोई डाउट यहाँ तक? 3D में 6 है सर और No, 2D में देखेंगे तो 4 है। हाँ 3D में 6 पार्टिकल है, इस केस में जो एक लेयर लेंगे तो उसमें 4 पार्टिकल रहेगा। ठीक है, इसमें देखते हैं मिनिमम वॉइड रेशियो में। थ्योरेटिकल मिनिमम वॉइड रेशियो का ई मिनिमम होता है फॉर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड कोर्स ग्रेन कोहेशनलेस सॉइल हैविंग स्फेरिकल ग्रेन्स द मिनिमम पॉसिबल वॉइड रेशियो विल बी 0.35। एक कंडीशन सेम है जो पहले कंडीशन था। कंडीशन क्या था? यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, जितना भी पार्टिकल होगा उसका साइज सेम होगा।
कोर्स ग्रेन और कोहेशनलेस सॉइल मीन्स जो भी पार्टिकल होगा उसका डायमीटर क्या होगा, ग्रेटर देन 75 माइक्रोन होगा। हैविंग स्फेरिकल ग्रेन्स, पार्टिकल का नेचर कैसा होगा, नेचर वो स्फेरिकल नेचर होगा। द मिनिमम पॉसिबल वॉइड रेशियो, इस केस में जो मिनिमम पॉसिबल वॉइड रेशियो होगा वो कितना होगा, 0.35। यहाँ तक किसी कोई डाउट? नो सर। Okay. This state can be achieved when particles are arranged in rhombohedral array और prismoidal array। ये क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये rhombohedral array और prismoidal array। जिसे इसमें दो लेयर हमको दिख रहा है, एक लेयर यहाँ पे और एक लेयर ये वाला, ये एक लेयर रहा और एक लेयर ये रहा जो दिख नहीं रहा। ये रहा 3x3 का पार्टिकल। अब हम लोग 4x4 कर लेंगे, वो कुछ इस तरह से दिखेगा, एक लेयर को लेंगे तो। इस केस में देखो 2D में एक पार्टिकल कितना से कांटेक्ट में है, 6 पार्टिकल्स। 6 पार्टिकल हो जाएगा। जैसे 6 है सर। इस पार्टिकल को पकड़ेंगे तो एक ये हो जाएगा, 3 4 5 6, 6 पार्टिकल से कांटेक्ट में है। इसको 3D में देखोगे ये 12 पार्टिकल से कांटेक्ट में है। इसको दिखाना मुश्किल है, बस याद रखो 12 पार्टिकल कांटेक्ट में होता है। हमेशा 3D में ही बताना रहता है, 3D में ये पार्टिकल कितना पार्टिकल कांटेक्ट में है, तो 3 पार्टिकल के कांटेक्ट में होता है। पिछले वाले में 6 पार्टिकल से कांटेक्ट में, मतलब हमेशा 3D में ही बताना, क्योंकि सॉइल तो 3D में होता है ना, हम लोग 2D में दिखाते हैं लेकिन सॉइल 3D में होता है। इस केस में 6 पार्टिकल कांटेक्ट में होता है, पिछले में 6 पार्टिकल। इस केस में 12 पार्टिकल कांटेक्ट में है, पिछले में 6 पार्टिकल। यहाँ तक किसी कोई डाउट? नो सर। ओके। यहाँ पे एक चीज और देखो, जो इनर पार्टिकल है, 4 इनर पार्टिकल दिख रहा है यहाँ पे, सबके सेंटर से सेंटर को ज्वाइन करो जो भी पार्टिकल है, तो ये एक रोम्बस बन रहा है। दिख रहा है रोम्बस? हेलो यस सर। इसका यस जो सर, दिख रहा है सर। ओके, इसका जो ये एंगल होगा, ये एंगल होगा 60 डिग्री। पिछला केस में ये एंगल कितना था? 90 डिग्री। 90 सर। 90 था। इसमें 90 डिग्री था। इसमें 60 डिग्री होगा। यहाँ तक किसी कोई डाउट? नो सर। ओके। देखो इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, ये क्या होता है? इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल आर दोज व्हिच हेल्प्स इन क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉइल। इंडेक्स प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से हम सॉइल को आइडेंटिफाई कर पाते हैं और उसको क्लासिफाई कर पाते हैं। वो क्या क्या हो सकता है? वाटर कंटेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, यूनिट वेट ऑफ सॉइल, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, कंसिस्टेंसी, सेंसिटिविटी, थिक्सोट्रॉपी, एक्टिविटी। इसको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। पहला हम लोग पढ़ेंगे वाटर कंटेंट। देखो वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल कैन बी डिटरमाइंड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। कौन कौन सा मेथड होता है? फर्स्ट इज ओवन ड्राइंग मेथड, सेकेंड इज पिक्नोमीटर मेथड। यहाँ तक किसी कोई डाउट? सर और भी होता है ना? दो ही इंपोर्टेंट कैल्शियम होता है। कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड कैल्शियम कार्बाइड। हाँ हाँ होता है, लेकिन दो इंपोर्टेंट है जिसको हम लोग लेबोरेटरी में यूज करते हैं। कैल्शियम कार्बाइड मेथड लैब में यूज नहीं करते हैं। सर लैब नहीं, वो फील्ड के लिए है। हाँ फील्ड के लिए कैल्शियम कार्बाइड मेथड से सबसे इजीली निकाल सकते हैं, मतलब बहुत कम टाइम में वाटर कंटेंट निकल जाता है उससे। यस सर। लैब में हम लोग यही दो यूज करते हैं। तो वाटर कंटेंट निकालने के लिए हम लोग दो मेथड यूज करते हैं, ओवन सर- ड्राइविंग मेथड एंड पिक्नोमीटर मेथड। सर एग्जाम में उसको भी तो पूछ सकता है। हाँ बताएगा टोटल वाटर कंटेंट निकालने का क्या क्या मतलब मेथड्स है, तो वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, हम नोट्स देंगे तो होगा तो उसमें लिख देंगे। सर वो दीजिएगा सर। क्या बोल रहे हो?
सर बोर्ड है उसको भी बता ही दीजिएगा। ठीक ठीक, पहले ये दोनों को देख लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम सब जो भी है सब मेथड हम बता देंगे। ठीक, पहला हम लोग है ओवन ड्राइंग मेथड। ओवन ड्राइंग मेथड में हम लोग वाटर कंटेंट कैसे निकालते हैं वो हम देखेंगे। अभी सभी वाटर कंटेंट सब आज खत्म नहीं होगा, देखते हैं कितना खत्म हो पाता है, नेक्स्ट लेक्चर में पूरा बता देंगे। ओवन ड्राइंग मेथड में क्या करते हैं, इट इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड यूज्ड इन लेबोरेटरी। ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट मेथड होता है लेबोरेटरी में वाटर कंटेंट निकालने का। इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक एम्प्टी कंटेनर लिए हैं पहले, ये है एम्प्टी कंटेनर। जिसका वेट हम लोग मान लेते हैं, इसका वेट है W1। किसी को कोई डाउट? नो सर। इसमें क्या किया, इस कंटेनर में सॉइल को डाल दिए। ये मॉइस्ट सॉइल है, जिसका फेज डायग्राम ये रहा, फेज डायग्राम जिसमें सॉलिड भी है, वाटर भी है, एयर भी है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। इस सॉइल को क्या किया हम लोग, ओवन में डाल दिए। ओवन में इसको तब तक रखे जब तक कि पूरा का पूरा वाटर रिमूव ना हो जाए, फिर उसको ओवन से बाहर निकाल लिए। उसका फेज डायग्राम ये रहा, जिसमें सिर्फ एयर और सॉलिड प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट नहीं है। किसी को कोई डाउट? नो सर। नो ओके, सर इसको 105 डिग्री से 115 डिग्री तक अति करते हैं ना, ड्राई करते हैं, मतलब ओवन हाँ, करते इसका हैं। ओवन का टेम्परेचर होता है 105 to 110 डिग्री सेल्सियस। इसको टाइम ड्यूरेशन मतलब सबका अलग अलग होता है, जैसे सैंड होता है उसका 4 to 8 आवर होता है, क्ले के लिए 20 आवर, मतलब इसको जनरली 24 आवर तक रखते हैं। सर क्वांटिटी कितना लेते हैं? वो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। सर क्वांटिटी ज्यादा रहेगा तो फिर दिक्कत ना हो जाएगा, कम बेसी आएगा ना। क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं, मतलब बहुत ज्यादा तुम सॉइल नहीं ले सकते हो, जितना मतलब शायद 300 ग्राम ऐसे कुछ ले सकते हो। सर ओके, इसको 105 to 110 डिग्री सेल्सियस, मतलब उस पर अलग अलग भी होता है। जैसे कोई भी सॉइल ऑर्गेनिक सॉइल है तो उसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस ज्यादा नहीं रखते हैं, तो वो सॉइल पर भी डिपेंड करता है। तो उसको क्या किया, ओवन से रिमूव कर दिए, तो उसमें क्या हो गया, वाटर जितना भी था वो रिमूव हो गया। तो इसका वेट हम लोग कैलकुलेट किए, इसका वेट था मॉइस्ट सॉइल प्लस वेट ऑफ कंटेनर W2। इसका वेट है मॉइस्ट, ये रहा ड्राई सॉइल प्लस वेट ऑफ कंटेनर W3। तो वाटर कंटेंट होता है वेट ऑफ वाटर इन सॉइल डिवाइडेड वेट ऑफ सॉलिड। यहाँ पे वेट ऑफ एम्प्टी पिकनिक, वेट ऑफ कंटेनर, वेट ऑफ एम्प्टी कंटेनर, ये हो जाएगा W1। W2 क्या है, वेट ऑफ एम्प्टी कंटेनर प्लस मस्ट सॉइल वेट ऑफ एम्प्टी कंटेनर प्लस वेट ऑफ मॉइस्ट सॉइल। एम्प्टी डबल बार लिख दिया सर। ओह सॉरी, प्लस वेट ऑफ मॉइस्ट सॉइल। वेट ऑफ एम्प्टी पिकनिकोमीटर को हम, सॉरी, वेट ऑफ एम्प्टी कंटेनर को हम लोग किसे डिनोट किए हैं, W1 प्लस W2। इसको हम लोग W1 से रिप्रेजेंट किए हैं। वेट ऑफ मॉइस्ट सॉइल, वेट ऑफ मॉइस्ट सॉइल का मतलब क्या होगा, रुको इसको अच्छे से लिखते हैं। वेट ऑफ एम्प्टी पिकनोमीटर को हम लोग W1 से डिनोट किए हैं। तो वेट ऑफ मॉइस्ट सॉइल को हम लोग क्या लिखेंगे, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ एयर, तो लिखते नहीं है, वेट ऑफ एयर नेग्लिजिबल होता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग क्या, W2 को। यस सर। यहाँ वेट ऑफ सॉलिड ये रहा,
वेट ऑफ सॉलिड एंड ये रहा वेट ऑफ वाटर। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। W3 में क्या हो गया, सॉइल ड्राई हो चुका है, तो वो हो जाएगा वेट ऑफ सॉलिड W1 हो जाएगा। वेट ऑफ एम्प्टी Yes. पिक्नोमीटर दैट इज W1 तो होगा ही। उसके बाद होगा वेट ऑफ ड्राई सॉइल। वेट ऑफ ड्राई सॉइल मीन्स वेट ऑफ सॉलिड। वेट ऑफ वाटर नहीं है, रिमूव हो चुका है। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब वाटर कंटेंट क्या होता है, वाटर कंटेंट इक्वल टू होता है वाटर कंटेंट इन परसेंटेज वेट ऑफ वाटर इन सॉइल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड, ये होता है। अब इक्वेशन वन माइनस टू करो, कितना आ रहा है, W2 माइनस W3 इज इक्वल टू हो जाएगा W1 प्लस वेट ऑफ वाटर आ रहा है। वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर माइनस वेट ऑफ एम्प्टी पिक्नोमीटर दैट इज W1 प्लस वेट ऑफ सॉलिड। यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है, W1 कैंसिल हो रहा है, वेट ऑफ सॉलिड कैंसिल रहा है, तो वेट ऑफ सॉलिड, यहाँ से वेट ऑफ सॉलिड कितना आ रहा है, सॉरी वेट ऑफ वाटर W2 माइनस W3। अब इक्वेशन 1 से देखो, इक्वेशन 1 से हम लोग वेट ऑफ सॉलिड निकाल सकते हैं, सॉरी इक्वेशन 2 से हम लोग वेट ऑफ सॉलिड निकाल सकते हैं। वेट ऑफ सॉलिड कितना हो जाएगा, W3 माइनस W1। इसका नाम देते हैं इक्वेशन, कुछ भी वेट ऑफ सॉलिड यहाँ से ले लेंगे हम, इक्वेशन 4 डाल देते हैं, इसको इक्वेशन 3 डाल देते हैं। हम लोग को वाटर कंटेंट क्या था, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉलिड, तो वेट ऑफ वाटर को लिख सकते हैं W2 माइनस W3। हेलो, Yes, sir. यस सर। वेट ऑफ सॉलिड को क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन 4 से वेट ऑफ सॉलिड W3 माइनस W1, ये रहा W3 माइनस W1 इंटू 100, ये रहा वाटर कंटेंट का फॉर्मूला। W1 W2 W3 क्या है, सबको पता है। Yes, sir. यस सर। ओके, यस सर। यहाँ तक किसी कोई डाउट। नो सर। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे वाटर कंटेंट पिक्नोमीटर से कैसे निकालते हैं। देखो मीटिंग एंड हो रहा है तो फिर से ज्वाइन कर लेना, आप पिक्नोमीटर बता ही देते हैं, समझ रहे हो। यस सर। ओके, जब तक है तब तक देखो पिक्नोमीटर मेथड में कैसे कैलकुलेट करते हैं। पिक्नोमीटर इज अ ग्लास बोतल ऑफ 900 ml वॉल्यूम having conical brass top with 6 millimeter diameter circular hole at its center। पिक्नोमीटर एक ग्लास बोतल होता है जिसका वॉल्यूम होता है 900 ml। एक ग्लास बोतल है जिसका वॉल्यूम होता है 900 ml। इसमें एक कोनिकल ब्रास होता है, जिसके ऊपर एक होल होता है जिसका डायमीटर होता है 6 मिलीमीटर। This method can be used only for those soil whose specific gravity G is known। ये उस सॉइल के लिए यूज करते हैं जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी G